अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद इजाज बट आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाजरीन, आज मेरे साथ हैं इम्तियाज अली, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बॉस्टन से। मुहक्किक हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। सिंध से, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक, बड़ी जरखेज धरती वहाँ पे इन्होंने सिंध के वाटर इश्यूज पे बड़ा काम कर रखा है और उसको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं। आजकल इम्तियाज साहब जो तज्जिया है, ओपिनियंस हैं, उसको हम सुनते रहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान इशू के हवाले से। तो आज सोचा कि उनसे थोड़ी सी बहस करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस रीजन में, पाकिस्तान के इस बॉर्डर पे इस वक्त जो है वो लेटेस्ट अपडेट क्या है, न्यूज़ क्या है। मुज़ाकरात जैसा कि हम जानते हैं वो फेल हुए, तो जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात क्यों फेल हुए। जो एक दोहा के अंदर एक प्रोसेस शुरू हुआ वो डीरेल क्यों हुआ, और पाकिस्तान ने क्या गलतियां की, क्या ठीक किया, और आने वाले दिनों में ये इशू क्या शक्ल इख्तियार करेगा, इसके ऊपर भी इम्तियाज साहब से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले उनको वेलकम करते हैं। इम्तियाज साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच भट्ट साहब फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। और ज़रूर, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि मेरा ख्याल है कि आजकल पूरे पाकिस्तान में एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आम है। वो ये है कि पाक अफ़गान जो ताल्लुकात हैं, इनको क्या हुआ है और क्यों हुआ है और इनका अब क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि समझने की कोशिश करेंगे इससे कि ये क्या हुआ है इन्हें और क्यों हुआ है और अब इनका मुस्तकबिल किस तरह किस तरफ जा रहा है। तो इन्हें ज़रा समझने की हम कोशिश करेंगे। इम्तियाज साहब, अगर आप मेरे ऑडियंस के लिए, नाजरीन के लिए, जरा एक तारीखी तनाजुर में थोड़ा सा आप पाक अफगान रिलेशनशिप्स को आप सिचुएट कर सकें इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि ये हम जो आज इस नहज पे खड़े हुए, क्योंकि मुझे एक बात लगती है कि कल्चरली भी दोनों मुल्क बड़े सिमिलर, मजहबी तौर पे भी सिमिलर, एक ही रीजन का हिस्सा, तो अक्सर नारा पाक अफगान भाई भाई का भी लगाया जाता रहा। लेकिन ये एनिमोसिटी भी एक दूसरे के अगेंस्ट हम हार्बर करते रहे। कभी उसको उसमें इंडिया हैंड की बात होती रही, कभी भुट्टो साहब के दौर में जो अलेजिडली स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान ने किया, उसके उसको भी मोरद इल्जाम ठहराया जाता रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा तारीखी पस मंजर में क्या ऐसे वाकयात हुए जिनकी बुनियाद पे आज हम इस नहज पे आ खड़े हुए। देखें, तारीखी तौर पर तो बहुत बड़ी ये एक डिबेट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बुनियादी दो या तीन चीज़ें बयान करूं जिससे हमें समझने में मदद मिले कि आज जो इशू है ये क्या इशू है। अ, आप आपके इल्म में होगा कि अफगानिस्तान के लिए एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जब वो यहाँ रूल कर रहे थे हिंदुस्तान में, कि वो उसे एक बफर स्टेट क्रिएट करना चाहते थे, जो है ज़ारिस रशिया और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान में। इनके दरमियान लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन फाइनली 1893 में इन्होंने एक ड्यूरेंट लाइन भी साइन की, जिसमें जो अफगान हुक्मरान थे उस वक्त के, अमीर अब्दुल रहमान, उन्होंने एक समझौता किया ब्रिटिशर्स के साथ। तो आज जो आपको जो बॉर्डर नज़र आता है, जो लाइन नज़र आती है, जिसे हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी समझते हैं, पाकिस्तान समझता है वो, उस वक्त वो लकीर खींची गई। और उस लकीर का पस मंज़र भी ये था कि जो ब्रिट ये एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट था जिसमें दोनों पार्टियां शामिल थीं। और बाद में ये महक्कीन ने जब तहकीक की, तो अफगानिस्तान का आज का नैरेटिव ये है कि वो जो ट्रीटी थी वो कोअर्सिव ट्रीटी साइन की गई थी ब्रिटिशर्स के साथ। और वो जो टेरिटरी जो बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान ने ब्रिटिशर्स को ससीड की, या ब्रिटिशर्स ने जिसको जिसको बॉर्डर बनाया, उसमें कोअर्जन भी शामिल था। लेकिन बाद में तहकीकात हुई, महक्कीन ने ये बात साबित की कि अफगान हुकूमत की रजामंदी शामिल थी, और बाद में इस मुआहदे के बाद उसे सेलिब्रेट भी किया गया। और बरसों तक ड्यूरेंट लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर जो है जानी जाती रही। फिर अगर आप देखें, जब पाकिस्तान और जब हिंदुस्तान से ब्रिटिशर्स जाने लगे 1947 में, तो
एक इशू सामने आया ड्यूरेंट लाइन का। अफगानिस्तान की जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को रिकग्नाइज करने से भी इनकार किया, और वजह यही थी कि ये जो बाउंड्री है और इससे मुल्हका जो कबायली इलाका जात हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये मुतनाज़ा है। तो उसके बाद फिर नेगोशिएशंस हुई, और खैर उसके बाद फौरन ही अफगानिस्तान की तरफ से भी जो एतराज़ था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की शमूलियत में, वो एतराज़ जो है वो रफू किया गया, और उसके बाद पाकिस्तान शामिल हो गया यूनाइटेड नेशंस में। इम्तियाज साहब, सॉरी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा काटना चाहूंगा। ये बताइएगा कि मेरी ऑडियंस के लिए, कि क्या आप ये कह रहे हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन के पस मंजर में उठाया जाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक टेरिटोरियल इशू है, ये एक टेरिटोरियल मसला है, या इज इट बियॉन्ड दैट? ये टेरिटोरियल मसले के साथ साथ पॉलिटिकल मसला भी है। दोनों इसमें चीजें शामिल हैं। देखें, टेरिटरी के साथ लोग जुड़े हैं, लोगों के साथ सियासत जुड़ी है, सियासत के साथ मईशत जुड़ी है, और फिर उसके साथ पूरी सोसाइटी जुड़ी है। तो ये बिल्कुल जुड़ा हुआ मसला है। अब फिर आपने देखा कि फिर ये मसला उठा जब सरदार दाऊद की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, और उन्होंने जो है 1970s में दोबारा जो है ड्यूरेंट लाइन को जो है वो उस इशू को जो है उन्होंने हाईलाइट किया। और नेगोशिएशंस भी बाद में हुई, और उन नेगोशिएशंस के नतीजे में कोई खातिर ख्वाह हल नहीं निकला। उसके बाद सरदार दाऊद की हुकूमत का खात्मा हुआ, और उसके बाद फिर एक जिसे आप कहते हैं कि अफगानिस्तान में एक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी, उन्होंने कंट्रोल किया काबुल में, और फिर रशियन इंटरवेंशन होती है, और बाकी हिस्ट्री जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से रशिया को कंटेन जी। वहां किया गया। और उसके बाद फिर 90s में तालिबान इमर्ज होते हैं। 1995 96 में तालिबान जो है वो काबुल का कंट्रोल संभाल लेते हैं दिसंबर में आकर। और काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद यहाँ मैं एक अहम बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान और उसके जी। साथ चार और अरब ममालिक शामिल हैं जिन्होंने अफगानिस्तान की उस तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज किया। हम्म। और उसके बाद एक ताल्लुकात शुरू हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। फिर 9/11 हुआ। 9/11 होने के बाद पाकिस्तान को वो अपनी जो पॉलिसी थी उसमें एक शिफ्ट लाना पड़ा। दैट वाज एन एक्सटर्नल शॉक, और पाकिस्तान ने उस पॉलिसी को शिफ्ट लाया। और उसके बाद जो है आज आज जो इंसर्जेंसी, आज जो प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी जो रूट्स हैं वो 9/11 के बाद उस इंसर्जेंसी की ज्यादा स्टार्ट होती हैं। जब 2003 में ड्यूरेंट लाइन के इस पार जो हमारे कबायली इलाका जात थे, फॉर्मर फाटा जिन्हें हम कहते हैं, हम्म। वहां नेक मोहम्मद मसूद ने जो है वो एक इंसर्जेंसी स्टार्ट की। और उन्होंने इल्जाम ये लगाया कि चूंकि पाकिस्तान इत्तेहादी है यूनाइटेड स्टेट्स का वार अगेंस्ट टेररिज्म में, तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमले किए जाएंगे। और इसी पॉलिसी को बाद में नेक मोहम्मद एक यूएस ड्रोन हमले में मारे गए, और उनकी जगह जो है वो बैतुल्ला मसूद ने 2006 में जो है वो जिसको आज आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, उसकी सरबराही संभाली। 2007 में तकरीबन अगस्त सितंबर का ये महीना था जब इन्होंने तमाम ग्रोह जो कि उस वक्त सरगर्म थे पाकिस्तान के कबायली इलाका जात में, फॉर्मर फाटा में, उनको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे जमा किया जिसको टीटीपी कहा जाता है। और फिर आपने देखा कि एक ना थमने वाला दहशतगर्दी का जो सिलसिला है वो पाकिस्तान के अंदर, सुसाइड बॉम्बिंग आपने देखा, और फिर सुसाइड बॉम्बिंग के साथ टारगेट किलिंग। और फिर एक और भी मामला शुरू हुआ। आपने देखा कि 2008 में पाकिस्तान में जब जमहूरियत वापस लौटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, फेडरल फेडरल गवर्नमेंट, और एएनपी की हुकूमत जो है केपीके में बनी, तो सवात जो कि मालाकंड का इलाका है, तारीखी तौर पर बहुत पीसफुल और लिटरेट इलाके के तौर पर जिसकी शनाख्त होती है पाकिस्तान और दुनिया भर में, टूरिज्म का एक हब हुआ करता था अपनी रिच हिस्ट्री की वजह से, वहां भी तालिबानाइजेशन का आगाज हुआ। और एक तहरीक थी जिसको टीएनएस के नाम से जाना जाता है, तहरीक इम्तियाज निफाज। साहब, मैं सॉरी सॉरी, मैं
तालिबान पे अभी आता हूं और जो प्रेजेंट क्राइसिस है उस पे भी आता हूं, पर आपने जो अभी तारीख बयान की, थैंक यू फॉर दैट। मैं उस पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि देखें, माजी में ये जो कहा जाता रहा अफगानिस्तान की तरफ से और ड्यूरेंट लाइन को चैलेंज किया जाता रहा, उसकी बुनियाद मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक पश्तून आइडेंटिटी उसकी बुनियाद है। और जिस पे ये कहा जाता रहा कि ये एक मेटा आइडेंटिटी है स्पैनिंग अक्रॉस बोथ कंट्रीज। और चूंकि ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो शायद पाकिस्तान के अंदर जो ये पश्तून रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा, इसको भी शायद अफगानिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें हम देखते हैं कि लोग अक्सर मुर्द इल्जाम ठहराते हैं अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह को भी और उनकी एक सियासत को भी। तो मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये पहले तो जानना चाहता हूं कि ठीक है, अफगान साइड से तो ये सियासत अफगानिस्तान की साइड से होती रही कि भाई ये हिस्सा हमारा है, इसको हमारे में जिम करो, शामिल करो, या ये ड्यूरेंट लाइन को हम इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानते। और आपने बताया 1893 से वो क्राइसिस चलता रहा। लेकिन ये बताएं कि जो पाकिस्तान की साइड है खैबर पख्तूनख्वा, इस पे कभी कोई तज्जिया किया गया कि यहां भी कोई सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज पाई जाती हैं, लोगों के अंदर ये दबी हुई ख्वाहिशात हैं कि हम दोनों साइडों के पश्तूनों को एक करें? क्या पाकिस्तान में कोई मेन स्ट्रीम जमातें हैं या लोग हैं जो कि ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते और अफगानिस्तान के अंदर पश्तूनों के साथ हिस्सा बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि बॉर्डर एग्जिस्ट ना करे? आपको लगता है कि ये ख्वाहिशात पाकिस्तानी साइड यानी कि केपी के या किसी हद तक बलूचिस्तान के अंदर भी हैं? देखें, एक होती है ख्वाहिश और एक होती है हकीकत। हम जब सियासत का तजिया करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने की ताकत, या वो प्रोग्राम मंशूर, या इस तरह की जो सोच है उसको अमल दरामद करने की कैपेसिटी कोई भी सियासी जमात या ग्रोह रखता है। हम्म। तो पाकिस्तान के जो खैबर खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पर इस तरह की कुछ हलके ऐसे होंगे जिनमें ये सोच होगी कि वो जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जो पख्तून हैं उनके साथ जो है वो मिलना चाहें या इल्हाक क्या सोचें। लेकिन जो ज्यादातर जो एक राय आमा जिसको आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, वो इस हक में नहीं है। और बारहा इसका जो है वो इजहार होता रहा है। आप देखें कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है जिसको आप जोड़ते हैं, सबसे बड़ी जो पार्टी जो अवामी नेशनल पार्टी, या जिनकी 12 हुकूमतें भी खत्म की गई इसी सवाल के बुनियाद पर। जब आपको याद होगा 1970s में जी भुट्टो जी। साहब के जमाने में जब हुकूमत खत्म की गई, तब भी ये इल्जाम था कि जो है अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है और अलहदगी की एक तहरीक है। लेकिन अगर आप लार्जर देखें जो पश्तून नैरेटिव है या जो पश्तून सोच है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वो पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेटेड रहकर, वो पाकिस्तान की फेडरेशन के अंदर रहकर और पाकिस्तान ही की टेरिटरीज के अंदर रहकर अपने मसाइल का हल चाहते हैं। जाहिर है वहाँ कुछ इश्यूज हैं जो कि नेशनलिस्ट जो हैं वहाँ के, वो हाईलाइट करते हैं। दो तीन मसले, जैसे कि एक बहुत बड़ा देरीना मसला था फॉर्मर फाटा का, उसको मेन स्ट्रीम में लाना। फिर दूसरा एक मामला ये था कि जिसको आप कहते हैं के पी के की रॉयल्टी का मसला, उस पर भी बहुत सारी सियासत होती रही है। तो आप अगर देखें कि हम उसको, केपीके की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है आज अगर आप देखें तो वो बहुत प्रोग्रेसिव, एनलाइटन और डेमोक्रेटिक रूल्स को के गिर्द अपनी सियासत करती है। और दुरुस्त। अगर आप आज की अफगानिस्तान की हुकूमत देखें तो वो आपको शिद्दत पसंद और बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, और उनका जो आउटलुक है या जो उनके जो मंशूर है, जो पॉलिसी है हुकूमत करने की, वो भी इन दोनों खित्तों की जो सोच है वो इससे बिल्कुल बरक्स है। तो जी हाँ, ये जो लार्जर नैरेटिव जो एक बड़ा सेंटिमेंट है सूबे के अंदर, वो बिल्कुल इसके खिलाफ है, इसके बरक्स है। इम्तियाज साहब, अब क्या हुआ? ये औरंगजेई का वाकया अफगानियों को इस वक्त करने की क्या जरूरत पेश आई? इसका भी तो कोई बैकग्राउंड होगा ना, क्योंकि 2021 में आपने देखा कि हमारी कुछ इमेजेस पाकिस्तान में बड़े वायरल हुए जिसमें हमारे एक फॉर्मर
सिक्योरिटी एजेंसी के हेड वहां गए और उन्होंने क्लेम किया कि ये हुकूमत हमने, पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद ने यहाँ इंस्टॉल की है, और तालिबान की हम मदद करेंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे कि ये अफगानिस्तान को आने वाले दौर में चला सके। अमेरिका का वहां से इनखला हुआ, और इसके बाद एक लल पीरियड आप कह सकते हैं। एटलीस्ट जितनी खबरें इसके बारे में गर्दिश करती रही, उनसे उनको देख के यही लगता था कि लल पीरियड है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस में। और फिर एकदम औरंगजेई का वाकया होता है, उससे 4 महीने पहले पहलगाम होता है, और उसके बाद ये अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर गर्म हो जाता है। आप जानते हैं औरंगजेई के वाकये के बाद ये छोटे छोटे स्कर्मिशेस होते हैं, और बाद में ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है। तो इसकी इस टाइमिंग को आप, औरंगजेई वाले वाकये और ये सब को आप, इसकी टाइमिंग का क्या पस मंजर है और इसको आप कैसे देखते हैं? इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, लेकिन इस तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा अगर जी। पीछे जाऊं और मैं आपको बताऊं कि जब अफगानिस्तान में हामिद करजई की हुकूमत थी, हम्म। अशरफ गनी की हुकूमत थी, तो वहां पर तालिबान इंसर्जेंसी थ्रू आउट उस 20 साल के अरसे में रही। और वो जो इंसर्जेंसी थी, उस इंसर्जेंसी में बहुत बड़ा एक जो रोल था, वो बॉर्डर के इस तरफ जो फॉर्मर फाटा से जो टीटीपी ऑपरेट करती थी, वो आइडियोलॉजिकली, लॉजिस्टिकली और जो मेन पावर थी उनकी, उससे वो उस इंसर्जेंसी को जिंदा रखे हुए थे, और वो साथ साथ लड़ रहे थे उस पूरी की पूरी तहरीक में। हम्म। तो ये बताना यहाँ बहुत जरूरी है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, आइडियोलॉजिकली जो है वो उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कोई गुड और बैड जी तालिबान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? दैट्स अ बिग स्टेटमेंट टू मेक। जी जो 9/11 के बाद कहा जाता था कि ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है, जी और तो ये तो अमेरिका का भी नैरेटिव है कि ये तफरीक जो है, ये एक जी एक भोंडी सी जी तफरीक है। ऐसी कोई तफरीक होनी नहीं चाहिए। बोथ ऑफ देम आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ये अमेरिका कहा करता था। तो क्या आप भी ये कह रहे हैं कि नजरियाती तौर पे उनमें कोई फर्क नहीं है? भी कोई फर्क नहीं है। वो एक आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, कॉमन कॉज है उनका, और वो डेमोक्रेसी को जो है वो अपने असूलों के खिलाफ समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नहीं मानते, हम्म। पार्लियामानी सिस्टम जिनमें लोगों की राय शामिल हो उसको नहीं मानते, वो हम्म। खवातीन की हुकूमत में शमूलियत को नहीं मानते, वो उनकी राइट। तालीम को नहीं मानते, वो माशरे को एक मखसूस अंदाज से चलाने के हामी हैं। और वो दोनों ही हैं, चाहे वो अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान हो। अब बदकिस्मती क्या हुई पाकिस्तान की, ये समझने की कोशिश करनी है हमें कि ये जो डिलेमा है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के लिए, ये गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ सदियों से है पाकिस्तान के सामने। कि ये आप जब भी इसे टैकल करने की कोशिश करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसमें से एक नया मसला शुरू हो जाता है। अब 2001 के बाद जब अमेरिका इस रीजन में आया, तो शायद पाकिस्तान की ये सोच थी कि जब अमेरिका जाएगा जी। या नेटो फोर्सेस यहाँ से जाएंगी तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम का फायदा जो पाकिस्तान के रीजनल राइवल हैं, खास तौर पर जो इंडिया है, वो उठाएगा और उसे उस स्पेस को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और उसके पीछे रेशनल ये भी थी कि आपने देखा कि हामिद करजई की हुकूमत में या अशरफ गनी की हुकूमत में इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान के अंदर। और फिर ये भी एविडेंस सामने आया कि वो बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट थी उसके पीछे एक एजेंडा भी ये था कि डीस्टेबलाइज किया जाए, खास तौर पर जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, और उसके साथ साथ जो केपीके के फॉर्मर फाटा के इलाके हैं उनको। तो ये जो इस तरह की जब चीजें हुई, तो पाकिस्तान ने तालिबान को, जो अफगान तालिबान थे उनमें अपने स्टेक जिंदा रखे, जिसमें राइट। हक्कानी नेटवर्क बहुत अहम है, जिनके साथ पाकिस्तान ने बातचीत जारी रखी। और इस उम्मीद पे जारी रखी कि अगर यूएस विड्रॉवल यहाँ से होता है तो पाकिस्तान इस पोजीशन में हो कि कम से कम अफगानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत हो जिसके साथ आप बात कर सकें, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव गोल है उसको उसको अचीव कर सकें, यानी वेस्टर्न बॉर्डर को कम से कम सेफ रख सकें। लेकिन हुआ इसके बरक्स। और ये क्यों बरक्स हुआ, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ये इस तरह से ऑपरेट करती है कि ये कांस्टेंट नहीं रहती, फॉरेन पॉलिसी के गोल भी कांस्टेंट नहीं रहते, पावर भी कांस्टेंट नहीं रहती।
और पॉलिटिक्स भी कांस्टेंट नहीं रहती, ये एक वेरिएबल की तरह बदलते रहते हैं। और इंटरेस्ट जो है हर बदलती हुई सूरत हाल के बाद रीशेप होते हैं। आपने देखा नए दोस्त बनते हैं। अभी आपने देखा आज से 1 साल पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस तरह से अच्छे हो जाएंगे, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ इस तरह से बात करेंगे। तो ये एक शिफ्ट होती है, बाज औकात एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से होती है, बाज औकात पावर की जो डायनामिक्स हैं, चेंजिंग नेचर है, उसकी वजह से हो जाती है। तो अफगानिस्तान में भी इस तरह से हुआ। अफगानिस्तान में जब तालिबान इकतदार में आए तो दोहा लेकिन इम्तियाज साहब, सॉरी आपको काटूंगा, पाकिस्तान और भारत को भी अगर आप देखें और किसी हद तक पाक अफगान को भी देखें, तो यहाँ पे तो ड्यूरेंट लाइन का कॉन्फ्लिक्ट अगर 100 सवा 100 साल से जैसे आपने बताया चलता आ रहा है और बतदरीज चलता आ रहा है, तो कोई इतने ज्यादा थॉ तो नहीं हुए रिलेशंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। और थॉ पाकिस्तान और भारत के केस में तो बिल्कुल नहीं हुए, समझौता एक्सप्रेस के टाइम पे नहीं हुए, लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में वाजपेयी के आने पे किया गया तब नहीं हुए, इंडिया ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया 1996 में तब नहीं हुए। तो उस तरह के पॉजिटिव डिप्लोमेटिक ओवरचर्स के बावजूद भी नहीं हुए। तो आपको लगता है कि ये थ्योरी जो है कि फॉरेन पॉलिसी गोल्स बदलते हैं और कॉन्स्टेंसी नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये थ्योरी पाकिस्तान की एटलीस्ट इन रीजनल रिलेशनशिप्स के केस में अप्लाई होती है? जी बिल्कुल होती है। आपने देखा कि 2000 में जिस तरह बता रहा था आपको कि 2001 से पहले तालिबान को हमने रिकग्नाइज किया हुआ था, पहला जी मुल्क है। जी। लेकिन ओवरनाइट चेंज आ गया ना पॉलिसी में, और वो बड़ा 360 डिग्री चेंज था कि राइट। आप नेटो का हिस्सा बन गए। और उसके बाद फिर आपने 20 साल में खुद देखा कि फिर दोहा एग्रीमेंट भी हमने साइन कराया, मरी का जो एलामिया था वो भी उसमें हम शामिल थे। और दोबारा तालिबान जब इक्तदार में आए तो उसमें पाकिस्तान का जो ये डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स थे, जो डील ब्रोकर था पाकिस्तान, उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल था। तो ये पॉलिसी चेंज हुई। फिर अब दोबारा आप एक चेंज देख रहे हैं 1 साल के बाद। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये तब्दीली, ये जो हम कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक है। पावर चेंजिंग जो डायनामिक्स हैं पावर की, उसके साथ ये ताल्लुकात बदलते हैं। हाँ, लेकिन आपकी ये बात उस पर मैं जरूर ये कहूंगा कि जो हालात इस वक्त हैं, यानी कि बॉर्डर बंद है, ट्रेड बंद है, लोगों का आना जाना बंद है, और जो अभी मामलात हुए हैं अफगान रेफ्यूजीज वाले, इस दहश तक मामलात कैसे पहुंचते, ये मैं जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। आपने देखा कि दोहा एग्रीमेंट के बाद तालिबान ने कहा कि वो कब किसी भी तालिबान ने कहा कि वो बुनियादी तौर पर मुआहदा किसके साथ करेंगे, वो अमेरिका के साथ करेंगे। ना वो अशरफ गनी के साथ करना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान को बीच में शामिल करना चाहते थे। तालिबान ने ये सीखा, जो कि 1989 का जो एग्रीमेंट हुआ था जब विड्रोवल हो रहा था रशिया का, तो उसमें आप देखें तमाम रीजनल फोर्सेस भी थी, पाकिस्तान था और बाकी कंट्रीज मौजूद थी, यूएस था। और ये सारे, इस बार तालिबान ने कहा कि हम सिर्फ यूएस से मुआहदा करेंगे और कोई फोर्स बीच में, कोई मुल्क शामिल नहीं होगा। और और इसके पीछे क्या मकासद थे आपके ख्याल से? उसका मकसद ये था कि तालिबान ये चाहते थे कि इसकी इस बार ये एग्रीमेंट जब हम साइन करके और पावर में आएंगे, तो हमारे ऊपर जो लेवरेज होगी किसी भी मुल्क की, जिसमें जाहिर है पाकिस्तान सबसे अहम था, उनकी सोच होगी, तो वो उस लेवरेज को, उस उस इन्फ्लुएंस को जायल करना चाहते थे कि अमेरिका के साथ मुआहदा करेंगे हम, और अमेरिका पार्टी होंगे, उसके बाद कोई नहीं होगा। अमेरिका ने मुआहदा किया और वहां से अमेरिका चला गया। अब जब अमेरिका चला गया तो तालिबान ने, आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते लगे कि काबुल तक वो पहुंच गए, और उन्होंने काबुल पर कंट्रोल कर लिया। अब जब कंट्रोल कर लिया, तो मैं समझता हूं जिस वाक़े का आपने जिक्र किया था, जो फॉर्मर जो चीफ थे आईएसआई के, जनरल फैज हमीद साहब वहां जाते हैं, और वो एक ऑप्टिक्स दिखाने की, मेरा ख्याल है वो ऑप्टिक्स ज्यादा थे, रियलिटी उसमें बहुत कम थी, कि जैसे कि तालिबान की जो हुकूमत है वो इंस्टॉल ही हमने की है, या वो जो हुकूमत है वो हमारी बदौलत ही आई है। मैं समझता हूं कि वो इसलिए शायद हो सकता है कि वो शायद दुनिया को दिखाना हो, या ऑप्टिक्स इस तरह के बनाने हो। लेकिन इस बार तालिबान के अज़ाइम मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ थे, और गाए बगाए वो इस चीज को शो कर रहे हैं। तो उस हुकूमत के बनने के बाद अब हुआ क्या कि तालिबान की दो एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान से, बुनियादी, बल्कि तीन मैं कहूंगा, जो कि तालिबान की थी ये पाकिस्तान। बड़ा अहम है। जी जी। जी, पहली एक्सपेक्टेशन ये थी तालिबान की कि जो
पाकिस्तान की हुकूमत है वो 1996 की तरह इस बार भी तालिबान को रिकग्नाइज करके उनके लिए डिप्लोमेटिकली एक एवेन्यू खोले, ताकि वो इंटीग्रेट हो सके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। और हम्म। अगर पाकिस्तान इस तरफ जाता तो जाहिर है पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं, सऊदी अरब, यूएई और कतर और इस तरह के जो इस्लामी मुल्क हैं, वो भी पाकिस्तान ही का रूट फॉलो फॉलो करते, और ये एक जो रास्ता खुलना था अफगानिस्तान के तालिबान का इंटरनेशनल स्टेज पे, वो खुल जाता। यानी लेकिन तालिबान की हुकूमत को एक ग्लोबल जी लेजिटिमेसी मिल जी जाती पाकिस्तान के थ्रू। जी जी जी। अच्छा, एक तो ये हुआ। जी। सॉरी, तो दूसरी चीज ये थी कि जो अफगान तालिबान थे, उनका एक स्टांस टीटीपी को लेकर ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत इनको, इनके साथ नेगोशिएशंस करके, हम्म। इनके साथ कोई एग्रीमेंट करके इनको इंटीग्रेट करे, इनको इंगेज करे पाकिस्तान के अंदर ही। अब ठीक है। आपने देखा कि 2021 के बाद ये वाला जो पॉइंट है, इस पे मैं बात करूंगा। आपने देखा कि 2021 के बाद उस वक्त हुकूमत ने, आ, आप ये कहें कि पॉलिसी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉलिसी नहीं भी थी, तो उस वक्त की वफाकी हुकूमत और जो केपीके की हुकूमत थी, दोनों ने फैसिलिटेट किया बहुत सारे तालिबान ग्रोह जो उस वक्त लड़ रहे थे अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के साथ, वो यहाँ वापस आ गए। और जब वो वापस आए तो वो फॉर्मर जो उनकी रूट्स थी, जो फॉर्मर फाटा के इलाके थे, वहां पर आकर वो दोबारा जो है वो उन्होंने अपने बेसिस, या वो दोबारा उन्होंने अपनी सेंचुरीज बनाना शुरू कर दी। ठीक। अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन उन्होंने सेंचुरीज, अच्छा, तीसरी जो एक्सपेक्टेशन थी अफगानिस्तान की पाकिस्तान की तरफ से, वो ये थी कि पाकिस्तान अभी एक लंबे अरसे तक या कम से कम एक खातिर ख्वाह अरसे तक अफगान रेफ्यूजीज को मजीद होस्ट करे। और वो रेफ्यूजीज जो है रहने चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के माशी हालात इस तरह के नहीं है, नई हुकूमत आई है, माशी पाबंदियां अलग हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, वहां कोई फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो अगर ये मिलियंस में लोग बाहर से आ गए, तो ये तो और बोझ बनेंगे वहां की हुकूमत के ऊपर, वहां की जो माश, जो इकोनॉमी है उसके ऊपर। तो ये तीन बुनियादी जो और थी पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेशन। रेफ्यूजीज को वापस भी भेजना शुरू कर दिया, गालिबन पिछले साल से ये जी प्रोसेस भी शुरू हुआ। हाँ जी, अब पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशन थी बुनियादी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से? वो भी तीन बहुत, अगर मैं उसे वो कहूं तो तीन बहुत बुनियादी थी। एक ये था कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करेगी, इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करेगी। नंबर टू, अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, वो टीटीपी की जो कयादत वहां पर मौजूद है अफगानिस्तान में, उनको रिस्ट्रिक्ट करेगी कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाइयां ना करें, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म या इससे रिलेटेड कोई चीज ना करें। नंबर थर्ड, अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी पाकिस्तान मुखालिफ इंटरनेशनल या रीजनल प्लेयर को अफगानिस्तान के अंदर हम्म। दोबारा किसी न किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने ना देगी। अब ये बड़ा आप कहें कि एम्बिशियस किस्म का एक वो है, सोच थी। और ये वो फैक्टर था कि पाकिस्तान चाहता था कि जो इंडियन फुटप्रिंट है अफगानिस्तान में, वो दोबारा अशरफ गनी के जाने के बाद ना आए। अब हम्म। आप देख रहे हैं कि इन तीनों चीजों में, जो तीनों एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान की, उनमें क्या चीज हो रही है। आपने देखा कि अफगानिस्तान ने पावर में आते ही उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये सरहद को जो ड्यूरेंट लाइन है वो नहीं मानते। नंबर टू, जो टीटीपी की जो लीडरशिप थी, उस पर मैं बाद में भी बात करूंगा कि वो क्यों उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम्म। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने खास तौर पर ये जो रिसेंट जो जेस्चर है अफगान हुकूमत का, उनके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा दौरा किया न्यू दिल्ली का, और वहां जाकर उन्होंने फॉर्मल जो ताल्लुकात हैं, जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, वो इस्टेब्लिश किए। और अब इंडियन एम्बेसी जो है वो काबुल में आकर ऑपरेट करेगी। अगर आप इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के लेंस से देखें या फॉरेन पॉलिसी के रोज से देखें, तो ये बात ठीक है कि कोई भी मुल्क, अगर उसको ये हक है कि वो अपनी पॉलिसी को आजादाना अंदाज से, फॉरेन पॉलिसी को किसी के साथ भी चला सकता है, चैनलाइज कर सकता है। लेकिन यहां पर मामला क्या आ रहा है? यहां पर मामला ये आ रहा है कि आइडियल हालात नहीं है
और जो सिचुएशन है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर, वो ये बताता है कि जिस दिन ये स्टेब्लिश होती है एम्बेसी और वहां ये काम करना शुरू कर देगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो डिस्टेबलाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो एक अहम ऑब्जेक्टिव होगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस का। तो ये चीज यहां आकर इसको कॉम्प्लेक्स बनाती है, और यही वजह है जहां आज हम मौजूद हैं। अब मैं एक बात आपको और बताऊं, और उस पर हम और फर्दर भी डिस्कशन करेंगे कि टीटीपी जो है उसको अफगानिस्तान के तालिबान रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने हम्म। पहले भी आपको बताया, टीटीपी में बहुत सारे फैक्शंस हैं, टीटीपी में बहुत सारे धड़े हैं, और वो जो है अफगानिस्तान के तालिबान के साथ 20 साल तक लड़ते रहे हैं नेटो के खिलाफ। हम्म। आज की जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसमें हक्कानीस का बहुत बड़ा रोल है, वो उस हुकूमत का हिस्सा है। इसके साथ साथ जो है वो बाकी ग्रोह भी हैं, लेकिन हक्कानीस का बहुत अहम हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने इतनी बड़ी मेन फोर्स पावर दी तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान को, उन्होंने नेटो की फोर्सेस के खिलाफ पूरी वो इंसर्जेंसी सक्सेसफुली कंक्लूजन तक लाई, तो आज वो जो एसेट्स हैं अफगान तालिबान के, वो उनको कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और अफगान तालिबान इससे एक और काम भी लेना चाह रहे हैं टीटीपी से, कि अब वो पाकिस्तान के साथ डायलॉग में, नेगोशिएशंस में एक लेवरेज भी चाहते हैं। वो ये समझ रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि टीटीपी को अपने पास रखकर आप पाकिस्तान के साथ ज्यादा अच्छा नेगोशिएट कर सकते हैं, नेगोशिएशंस के टेबल पर भी जाकर। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दो टीटीपी को रिस्ट्रिक्ट ना करने की वजूहत हैं, एक तो आइडियोलॉजिकल वजह, दूसरी जो है वो उनके एसेट रहे हैं किसी भी थर्ड फोर्स के खिलाफ, और थर्डली वो एक लेवरेज पॉइंट है पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस करने में। तो मैं समझता हूँ ये वो चीजें हैं जो अफगान तालिबान के सामने हैं, और वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे टीटीपी को। और एक और भी मैं बात कह दूं, जी जी। अफगान तालिबान की तारीख ये बताती है कि आपने देखा जब 9/11 हुआ, तो बहुत ही मोतबर लोगों का एक कमीशन जिसे कहें, या ग्रुप कहें, या जिरगा कहें, पाकिस्तान ने बनाया था। उसमें मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब शामिल थे, मौलाना फजल रहमान साहब शामिल थे, उसमें रहीमुल्लाह यूसुफजई शामिल थे, हुकूमत के कुछ अकाबरीन उस वक्त 2001 में शामिल थे, जो अफगानिस्तान गए और उन्होंने जाकर मुल्ला उमर से मुलाकात की थी कि हम्म। आप असामा बिन लादेन को और अलकायदा की लीडरशिप को अमेरिका के हवाले कर दें, ये लड़ाई टल सकती है। लेकिन आपने देखा कि उनका जवाब क्या था उस वक्त तालिबान हुकूमत का, कि हम अपने मेहमान और जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों को हमने पनाह दी है, उनको हम हवाले नहीं करेंगे अमेरिका के। और आपने देखा कि उसके बाद एक लड़ाई हुई और 20 साल तक वो इंसर्जेंसी रही। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड तालिबान का बताता है कि वो शायद जो लीडरशिप है टीटीपी की, उसको ना पाकिस्तान के हवाले करेंगे, ना उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। यही मैं समझता हूँ जो सबसे अहम पॉइंट है जिस पर डेडलॉक है। इम्तियाज साहब, हमारी एक मजबूरी यह है कि वक्त की भी एक पाबंदी है और हम वेयर नियरिंग द एंड ऑफ द शो। तो मैं आपसे सबसे अहम सवाल की तरफ आना चाहता हूं। वो ये कि आप क्या होने वाला है, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन आप क्या देखते हैं इस सब का। और ये भी साथ साथ बताइए कि पाकिस्तान से माजी में जो एक दो बड़ी गलतियां हुई, जिनको जैसे आप देखते हैं, वो क्या हैं जिनको पाकिस्तान को अब नहीं दोहराना चाहिए। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि 2014 में जब एपीएस हुआ, तो उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान आया था। जी जी। तो कंसेंसस के साथ पाकिस्तान की उस वक्त की पार्लियामेंट ने जो है उसको जो है उसकी मंजूरी दी थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम्म। मैं समझता हूँ कि जो टेररिज्म का मसला है पाकिस्तान में, वो एक्सट्रीमिज्म के मसले के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ठीक। पाकिस्तान टेररिज्म को खत्म करना चाहता है, तो पाकिस्तान को एक्सट्रीमिज्म खत्म करना होगा। हम्म। उसके लिए बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स करनी है पाकिस्तान ने। और वो रिफॉर्म्स जो कि नेशनल एक्शन प्लान में भी शामिल हैं, आपने मदरसों को रिफॉर्म करना है, उनके सिलेबस को रिफॉर्म करना है। अब देखें ना, अब एक बड़ी बुनियादी सी बात है, अगर आपके अब जो मदारिस हैं वो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी सोर्स हैं, ये जो रिक्रूटमेंट होती है अफगानिस्तान में इस वक्त, जो टीटीपी का कैडर है वो तकरीबन इन मदारिस से फारिगुल तहसील हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज जिसे हम वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, देखें, तीन चीजों पे मैं फोकस करूंगा। एक, सबसे पहली चीज, पाकिस्तान को अपनी पार्लियामेंट को फंक्शनल करना पड़ेगा। इस हम्म। वक्त चैलेंज क्या है?
आपने देखा होगा 2014 और आज की सिचुएशन में क्या फर्क है। उस वक्त पूरी पार्लियामेंट एक जगह जमा थी और अक्रॉस द बोर्ड ये बात आ रही थी कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ना है। इस वक्त बदकिस्मती से पार्लियामेंट डिवाइड है, बहुत ज्यादा डिवीजन है पार्लियामेंट के अंदर। केपीके की हुकूमत का अपना एक स्टांस है और फेडरल गवर्नमेंट का एक और अपना स्टांस है। अब ये समझने की कोशिश करनी है कि जो केपीके का स्टांस है वो इस बुनियाद पर है कि ये जो ऑपरेशन होगा ये भी केपीके में होगा, और इससे पहले जितने ऑपरेशंस हुए हैं वो भी केपीके में हुए हैं। उससे डिस्प्लेसमेंट होती है, कोलेटरल डैमेज होता है, बहुत से बेगुनाह लोग मारे भी जाते हैं और बेघर भी होते हैं। तो उसका कुछ सोचना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट बारहा ये कह रही है कि इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है और तवातुर के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, तो ऑपरेशन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये कंसेंसस कहाँ होगा। ये पार्लियामेंट में होगा और पार्लियामेंट में ही होना चाहिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट में कंसेंसस होगा वो ड्यूरेबल होगा, उसका एक उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, और वहां पर इस पे डिबेट होनी चाहिए। केपीके के जो पार्लिमानी मेंबर्स हैं, केपीके की असेंबली में भी हो, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो वहां भी हो, और उनको सुनना चाहिए। मैं समझता हूँ सुनकर उनकी बात और उनकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाना हम्म। चाहिए। और एक और बड़ा मसला आज पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा है कि जी तालिबान के साथ बात हो या ना हो। अब ये तय कौन करेगा कि बात हो या ना हो। पार्लियामेंट तय करेगी, जो कि सारे मुल्क के लोगों का जो है, मैं समझता हूं कि उनका उनके जो है उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये बात वहां लानी चाहिए, जैसे 2014 में लाई गई थी, जैसे 2009 में लाई गई थी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। बहुत ज्यादा दबाव था पीपल्स पार्टी पे कि आप तालिबान के साथ किस तरह से डायलॉग कर रहे हैं, ये जो मालाकंड एग्रीमेंट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। एक इस तरह की पार्टी जो कि प्रोग्रेसिव लिबरल लीनियन रखती थी, वो पार्टी जो है जाकर बात करती है तालिबान के साथ, क्यों? इसलिए कि पार्लियामेंट ये चीज तय कर रही थी, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप ये तय कर रही थी। बाद में वो एग्रीमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा और उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तो उस वक्त की गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा वैलिड, जो जिसको आप कहते हैं कि पॉइंट था, हम्म। जस्टिफिकेशन थी कि देखें हमने बात भी की आपके कहने पर लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, तो अब ऑपरेशन होगा। तो मैं समझता हूं पार्लियामेंट दूसरा एवेन्यू। जो तीसरी चीज है वो, आपने अफगान तालिबान, आप याद रखें कि तालिबान को दुनिया से का जो रास्ता है वो पाकिस्तान से होके गुजरता है। वो तालिबान की ट्रेड हो, वो उनकी मोबिलिटी हो, वो उनकी जो है कोई भी आप अगर एक्टिविटी करना चाहें वो पाकिस्तान से होके गुजरती है। तो ये जो पॉइंट है डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को इस पे जो है वो लेवरेज करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। अगर दोहा में मुज़ाकरात नाकाम हुए या इनकरा में, दोबारा चैनल, बैकडोर चैनल जरूर ओपन रखना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है या जो मिलिट्री इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ, उसका वो इम्पेक्ट नहीं होगा जो आप डिप्लोमेटिक अंदाज से या पॉलिटिकली आप वो हासिल कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ बात करके। तो इम्तियाज सबसे साहब, ये तो आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं। मैं जी ये ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड हूं कि अभी की जो एपिसोड है इसका आप लॉजिकल एंड क्या देखते हैं, क्या होगा देखें, मैं बुनियादी तौर पर अभी जो अगले दो सिचुएशन, तीन माह में क्या होगा जी। जी जी जी, तो अभी जो आप देखें कि अगर ये जो मुज़ाकरात हैं नाकाम हो गए, तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे आप देख रहे हैं हमले दोबारा से शुरू हो गए हैं। कल भी एक बड़ा हमला हुआ है और ये हमले और होंगे, और इनमें शिद्दत आने की भी जो है वो खतरा है कि इसमें मजीद शिद्दत आए। बॉर्डर बंद रहेगा जैसे कि अभी भी बंद है आपके सामने, और दोनों ही साइड पे जो बॉर्डर के जो लोग मौजूद हैं वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, वो परेशान हैं। क्योंकि ट्रेड बंद है, लोगों का रोजगार बंद है, लाखों लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो बंद है। कितना अरसा मजीद बंद रहेगा ये इन डायलॉग पर ही मुनहसर है। तीसरी बात जो बहुत अहम है यहाँ मैं हाईलाइट करूंगा वो ये कि अफगानिस्तान के साथ अगर जितने ज्यादा दिन हालात पाकिस्तान के मामलात खराब रहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी कि अफगानिस्तान की, जिसको आप कहें कि जो थर्ड फोर्स है, यानी कि जो जो इंडियन फैक्टर है या बाकी जो मुल्क जो हैं, वो कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन का फायदा उठाएं और किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान में अपने ताल्लुकात को, अपने बेसिस को, अपने अपने फुटप्रिंट को मजबूत करें।
तो मैं समझता हूं कि ये चीजें तीन हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि मैंने कहा कि इस मामले को जितना जल्दी है वो निपटाना चाहिए। और ये रास्ता पार्लियामेंट से होके गुजरता है। मैं बारहा इस बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, ग्रुप या ग्रोह समझता है कि तालिबान से बात करनी चाहिए, वो उनकी सियासी सोच है। और वो, अगर वो लोगों ने उनको इसका मैंडेट दिया है कि वो बात करना चाहते हैं उनसे, उनकी उस बात को सुनना चाहिए। पार्लियामेंट में उनसे कहा जाना चाहिए कि ठीक है जी, आप अपनी बात रखें, बात करनी है उनसे। और फिर अगर पार्लियामेंट उस पर कंसेंसस करती है तो बात भी करके देख लेते हैं, कोई मसला तो नहीं है। आपने 2014 में बात की, आपने 2009 में बात की, आपने 2005 में बात की, बात तो हम पहले भी करते हुए आए हैं। तो उससे कम से कम वो विंडो क्लोज हो जाएगी। जो एक एक डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर के जी, बात करनी है या नहीं करनी, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। जी हाँ जी, तो बात ये करने बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बात करके देखते हैं। तो अगर बात करनी है, तो अगर कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान में सियासी जमातें, और जाहिर है लोगों का मैंडेट है, उनके पास हुकूमत है उनकी एक सूबे में, तो कोई बात नहीं, पार्लियामेंट में आए, कंसेंसस करें, कमीशन कोई भी बना लें, जल्द बनाएं, और जाकर बात करें। और देखें कि क्या वो उसमें उनको भी शामिल रखें, बल्कि वो फोर फ्रंट पे हो, जो बात करने की बात कर रहे हैं वो ही जाकर नेगोशिएशंस करें। और वो देखें कि क्या नेगोशिएशंस पे तालिबान आते हैं, क्या वो नेगोशिएशंस पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और जमहूरी निज़ाम को तालिबान को मानने में काबिल, मनवाने में कामयाब हो जाती हैं। अगर हो जाती हैं और वो पाकिस्तान के मुतालबात जो बेसिक कंसर्न है मान लेते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो खून खराबा तो कोई भी नहीं चाहता कि बड़ी लड़ाई हो, और इतने बड़े बॉर्डर के एरिया में हो, जहाँ इतने पुराने ताल्लुकात रहे हों, जहाँ इतने सेंसिटिव ताल्लुकात रहे हों, और वहां इतना बड़ा खून खराबा हो, ये तो कोई भी नहीं चाहता। तो मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, और जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लें, और वो पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हो, वो डिसीजन जिसमें सारे स्टेक होल्डर शामिल हो। तब जाकर 2014 वाला कंसेंसस आएगा, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद हमने अचीव किया था। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब फॉर वेरी इलेबोरेट आंसर्स, आपने हमें आज वक्त दिया। इंशाल्लाह इसके ऊपर बहस गुफ्तगू जारी रखेंगे जैसे जैसे अनफोल्ड होता है ये अफगानिस्तान का न्यू एपिसोड। बहुत शुक्रिया। असद इजाज बट को नया दौर टीवी पे इजाजत दीजिए।